नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एन मिश्रा क्लासेस में। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर का गणित शिक्षण, आपका मैथ टीचिंग्स, इसमें हम लोग आपको अध्ययन कर चुके हैं। हम लोग इससे पहले आप जाएंगे वीडियो में प्लेलिस्ट में तो आपको विश्लेषण विधि आपको हम पढ़ा चुके हैं और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि संश्लेषण विधि क्या होता है और संश्लेषण विधि को आज हम लोग अच्छे से जानेंगे। ये जो आपका संश्लेषण विधि है ये विश्लेषण विधि के ही उल्टी विधि है, मतलब उसका विपरीत अगर हम उसको कह सकते हैं कि ये जो विश्लेषण विधि आपकी होती है उसके ठीक विपरीत आपकी संश्लेषण विधि होती है। तो इससे पहले आप लोग चैनल पे नए हों तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं समय ज़्यादा न लेते हुए कि संश्लेषण विधि क्या होता है। देखिए, एक चीज़ तो उससे पहले आप जान लीजिए कि जो आपका विश्लेषण विधि क्या होता था उसको आप पहले प्लेलिस्ट में जा करके और बिना विश्लेषण विधि देखे आप संश्लेषण विधि को मत देखिएगा। पहले मैं बता दे रहा हूँ इसका कारण क्या है कि अगर आप विश्लेषण विधि अगर आप जानते रहेंगे तो आपको संश्लेषण विधि अपने आप समझ में आ जाएगी, लेकिन अगर आप विश्लेषण विधि नहीं जानेंगे तो संश्लेषण विधि आप नहीं समझ पाएंगे क्या है। कि इसका कारण क्या है कि विश्लेषण विधि कहता है, विश्लेषण विधि में आता है कि हम किसी भी पाठ्य सामग्री को या किसी भी पाठ्य वस्तु को हम करेंगे क्या कि छोटे छोटे पार्टों में उसको तोड़ करके उसको हम समझाने का या समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई आपका टॉपिक है वो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है या कोई भी आपको अगर कोई नियम या सिद्धांत आप प्रयोग कर रहे हैं तो आप उसको छोटे छोटे भागों में क्या करेंगे, उसको आप तोड़ेंगे, तोड़ करके बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे। और वही संश्लेषण विधि क्या होता है कि उन्हीं छोटे छोटे पार्टों में जो आप तोड़े हुए हैं उसको जब आप एक साथ मिला करके जब किसी नियम या सिद्धांत बना दिया जाता है या इसमें हम कहें तो आपका जो भी सिद्धांत बन जाएगा, जो भी नियम, उस सभी चीज़ों को मिला करके तो जो छोटे छोटे पार्टों में आप जो उसको तोड़े थे उसको अगर आप मिला देते हैं और मिला करके कोई एक नियम या कोई सिद्धांत या कोई एक टॉपिक जो आप निर्माण कर देते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, संश्लेषण विधि कहलाता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है जो आपका विश्लेषण विधि होता है वो आपका अज्ञात से ज्ञात की तरफ चलता है, लेकिन हमारा जो संश्लेषण विधि होता है यह हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। सबसे पहले ही लाइन है कि इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर हम बढ़ते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें यह जो संश्लेषण विधि आपकी होती है इसमें क्रमबद्ध रूप से पद जुड़े रहते हैं। क्रमबद्ध का मतलब कि जैसे कि आपको कोई टॉपिक समझाना है, मुझे संश्लेषण विधि समझाना है तो सबसे पहले मैं किया क्या कि विश्लेषण विधि के माध्यम से आपको संश्लेषण विधि क्या होता है छोटे छोटे पार्टों में पहले उसको मैं तोड़ दिया और तोड़ करके मैं आपको समझा दिया। और जस्ट विश्लेषण विधि जहाँ खत्म होती है, जहाँ छोटे पार्टों में तोड़ करके मैं आपको समझा दिया, उस समस्या को आपको मैं बता दिया और वहीं जो ही खत्म होती है उसी के जस्ट बाद शुरुआत हो जाती है हमारी संश्लेषण विधि की, ताकि उसको जो छोटे पार्टों में उसको तोड़ा हूं और तोड़ करके जो मैं आपको समझाया हूं उन सभी पार्टों को मैं क्या करूंगा, मैं जोड़ दूंगा और जोड़ करके मैं करूंगा क्या कि आपको समझाने का प्रयास करूंगा या उसको जब मैं एक जोड़ दूंगा और फिर वो समस्या एक साथ हो बन जाएगी, वो हमारा क्या बन जाएगा, संश्लेषण विधि बन जाएगा। आपको जैसे कि देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाया भी हूँ, सबसे पहले आप एग्जाम्पल ही देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है कि राम ने श्याम से 600 रुपये साइकिल खरीदने को, क्या कह रहा है कि राम ने श्याम से ये क्या किए, 600 रुपये दे करके साइकिल खरीदने को 3% ब्याज की दर से उधार लिए। वो साइकिल खरीद रहे हैं और खरीदने के लिए क्या कर रहे हैं, 600 रुपया साइकिल खरीदने के लिए वो 3% ब्याज की दर पे कि आपको 600 रुपया मुझे दे दीजिए, मैं आपको 3% आपको मैं ब्याज के रूप में ब्याज के उधार लिए और तो बताइए कि 2 वर्ष बाद वो कितने ब्याज देना होगा। अगर वो मान लीजिए कि 1 वर्ष का अगर वो 3% की ब्याज की दर से अगर वो ले रहे हैं कि भाई 1 साल बाद मैं आपको 600 रुपये आप मुझे उधार दे दीजिए, मुझे साइकिल खरीदना है और 2 साल बाद मैं आपको उधार क्या करूंगा, आपका मैं चुकता करूंगा, तो 3% अगर 1 साल का दे रहे हैं तो 2 साल में वो कितना हो जाएगा, तो देखने का प्रयास करिए। तो इसमें होता क्या है, मैं आपको बताया कि विश्लेषण विधि के जस्ट बाद संश्लेषण विधि शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले इसको मैं तोड़ने का प्रयास करूंगा इसमें क्या क्या वैल्यू दी हुई है, और जब उसको मैं जान लूंगा तो उसके बाद मैं संश्लेषण विधि को करूंगा क्या कि उसको एक किसी नियम, किसी सिद्धांत उसको खोज करके उसमें मैं रख दूंगा, वैल्यू पुट कर दूंगा, वो मेरा निकल जाएगा।
आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि राम ने श्याम को 600 रुपए साइकिल खरीदने को दिए। तो इसमें प्रश्न में मूलधन कितना है, सबसे पहले मैं ये खोजने का प्रयास करूंगा कि इसका जो मूलधन है वह कितना है। तो आपका 600 रुपए जो है यही आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 600 रुपए हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया। और इसके बाद फिर हम ध्यान देंगे कि ब्याज की दर क्या है, तो कितने % पे वो ब्याज दे रहे हैं, तो 3% ब्याज की दर से उधार लिया। कितने % ब्याज की दर से, तो 3% ब्याज की दर। तो इनके जो ब्याज की दर हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, 3% हो जाएगा, 3% हो जाएगा। अगला फिर हम देखेंगे कि रुपया कितने समय के लिए उधार लिया गया, वह कितने समय के लिए राम ने श्याम से उधार लिए थे रुपए, तो 2 साल के लिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 2 वर्ष बाद कितना ब्याज देना होगा। तो ये कितने वर्ष के लिए समय उधार लिया गया, तो ये है 2 वर्ष बाद। अभी तक का जो प्रोसेस चला, आप बात को एक एक चीज समझिए, अभी तक का जो प्रोसेस चला इसको हम कहेंगे कि ये विश्लेषण विधि है, कि हम एक एक पॉइंट इसमें जो जो चीजें दी हुई थी उस सभी चीजों को मैं एक एक पॉइंट को मैं तोड़ करके अलग अलग करके मैं इसको जानने का प्रयास किया। अब इसके बाद क्या इसको मैं जान गया तो क्या ये इसके बाद मैं इस सवाल को सॉल्व कर लिया, नहीं। विश्लेषण विधि में क्या होता था कि विश्लेषण विधि में बीजगणित या होता था, अंकगणित जो होते थे उसके सभी चीज़ों को मैं तोड़ करके और मैं सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करता था और लगा देता था, तो वो मेरा क्या हो जाता था, विश्लेषण विधि हो जाता था। इसको मैं तोड़ दिया, विश्लेषण विधि यहीं तक खत्म हो गई। लेकिन जब संश्लेषण विधि की बात आती है तो अब इसके बाद क्या इसको तोड़ने पर हमारा आंसर आ गया, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब तक से मुझे नहीं पता होगा कि बताओ उधार लिया गया तो वो कितने समय के लिए ब्याज होगा, तो जब से मुझे साधारण ब्याज या इसका मुझे नियम या इसका मुझे सिद्धांत या इसका मुझे सूत्र नहीं पता होगा, तब तक से इस सवाल को मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूं। मूलधन तो मुझे मिल गया है, दर तो मुझे मिल गया है, इसके बाद कितने समय के लिए उधार लिया गया ये तो मुझे मिल गया है। हाँ, इसका आंसर आ सकता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं आ सकता है। इसका आंसर अभी मैं इसी पे मैं निकालने का प्रयास करूं, इसका 3% निकाल के 2 वर्ष के लिए, तो भी आंसर आएगा। लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगेगा, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। और मुझे यहाँ पे विश्लेषण विधि नहीं ज्ञात करना है, मुझे यहाँ संश्लेषण विधि ज्ञात करना है। तो मैं करूँगा क्या कि कोई एक फार्मूला रख दूंगा और मेरा फार्मूला मेरा सूत्र होता है, आप जानिए कि क्या होता है। तो आपका जो ब्याज होता है, इस ब्याज को ही हम कहते हैं साधारण ब्याज। क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर मेरा सूत्र होता है, फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर, मूलधन गुणे दर गुणे समय और अपान में हो जाता है 100। ये मेरा होता है साधारण ब्याज का फार्मूला सूत्र। और इसी में हम करेंगे क्या कि इन सभी वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ रख दें, तो हमें मतलब जो साधारण ब्याज मेरा है कितना ब्याज देना होगा वो ब्याज मुझे क्या हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा। और जो मैं इस सूत्र पे जब मैं इस वैल्यू को सबको मैं रख दूंगा तो यही मेरा संश्लेषण विधि हो जाता है। कि संश्लेषण विधि किसी नियम किसी सिद्धांत में वैल्यू पुट करने पे, या जहाँ पे विश्लेषण विधि खत्म होता है, मैं तोड़ तोड़ करके विश्लेषण विधि मैं लगाया था, मैं यहाँ पे तोड़ करके अलग अलग वैल्यू मैंने लिखा था, और इन सभी वैल्यू को जब मिला करके जब हम आगे की तरफ सॉल्व कर लेते हैं या आगे की तरफ जब उसको बढ़ जाते हैं तो वह मेरा क्या हो जाता है, तो संश्लेषण विधि हो जाता है। तो आइए इसको हम लगाते हैं। मूलधन कितना है 600, मल्टीप्लाई दर कितना है, तो दर हमारा क्या है, ब्याज की दर 3% है, तो 3 रख लीजिए। मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करिए आप 3% के बाद, उसके बाद कितने समय के लिए, तो 2 वर्ष के लिए। अपान में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो 20 से 20 कट जाएगा। उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई करिए, तो 6 18 और 18 गुना के 36। ये जो आपका जो 36 आया है ये आपका ब्याज आया है, ये आपका क्या आया है, ब्याज आया है। तो अगर उनको 2 साल के लिए या 2 वर्ष बाद उन्होंने जब ब्याज जो उन्होंने चुकता जो कर रहे हैं, तो उस ब्याज के लिए क्या हुआ, तो ये 36 रुपया उनका आ गया। ये 36 रुपया ब्याज उसमें क्या करेंगे, उन्होंने चुकता करेंगे। 600 रुपये का 36%, मतलब कि 600 रुपये में 36 रुपये और उनको ऐड करके जिसको भी देना होगा वह देंगे। तो अब आइए हम इस बात को जब आप समझ गए होंगे तो अब आप यहाँ पे जो कुछ भी लिखा गया है इसको आप अच्छे से समझ जाएंगे। आइए देखिए क्या कहा जा है कि इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर, कि पहले समय फार्मूला जो चीज़ें ज्ञात है, अब इससे इन वैल्यू का जो कितना आएगा ब्याज ये मुझे अज्ञात था, उसको हम क्या किए, उसको जानने का प्रयास किए।
तो यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है। मुझे फार्मूला सूत्र पता था, फार्मूले सूत्र पे मैंने डायरेक्टली उसका आंसर मैं लिखा, वैल्यू को मैं पुट किया और जो अज्ञात वैल्यू था उसको मैं क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। समझ गए होंगे आप। इसमें क्रमबद्ध रूप से पद जुड़े हुए रहते हैं, क्रमबद्ध रूप से पद जुड़े हुए हैं। जो नियम है, जो सिद्धांत है, जो फार्मूला है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है कि मूलधन आएगा, उसके बाद दर है, उसके बाद समय है, इतने समय के लिए एक साथ ये क्या है, जुड़े हुए हैं। अगला देखिए, इससे किसी तथ्य या सत्यता तक पहुंचा जा सकता है। इसका जो सत्य, जो आंसर जो था, इसके तक मैं नियम से, इसके फार्मूले से, सूत्र से हम क्या किए, वहां तक पहुंचा जा सकता है, या मैंने पहुंचने का प्रयास किया, मैं पहुंच गया। आगे देखिए, परंतु इस मतलब सही तरह से व्याख्या नहीं की जा सकती है। अगर हम इस फार्मूले की, सूत्र की अगर मैं व्याख्या करना चाहूं तो बस एक फार्मूला है, मूलधन साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, और ये क्या, इसकी मैं बहुत ज़्यादा क्या व्याख्या मैं कर सकता हूँ। तो इसकी व्याख्या, अच्छा व्याख्या मैं कर भी सकता हूँ, तो मैं बस बता दूंगा जो मूलधन होता है उसका वास्तविक रुपया है, दर जो होता है कितने प्रतिशत पे लिया गया है, समय होता है कितने समय के लिए लिया गया, हो गया व्याख्या। लेकिन जो विस्तृत एक तरीके से विश्लेषण विधि में हम जितना चाहें उतने उसकी हम व्याख्या कर सकते हैं, उसको छोटे छोटे पार्टों में तोड़ करके, जैसे मूलधन हुआ, मूलधन के बारे में खूब अच्छे से बता रहे हैं, दर के बारे में खूब अच्छे से बता रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है बहुत अच्छी स्पष्ट रूप से हम व्याख्या नहीं उसका कर पाते हैं, मुझे कहीं ना कहीं उसकी कठिनाई होने लगती है। आगे, इससे विश्लेषण विधि में प्राप्त तथ्य का परीक्षण कर सकते हैं। इस विधि से, जो विश्लेषण विधि में जो प्राप्त हमारा जो तथ्य होगा उसका हम विश्लेषण कर सकते हैं या उसका हम परीक्षण कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है, परीक्षण कर सकते हैं। संश्लेषण विधि का प्रयोग प्रायः इस विधि द्वारा प्रस्तुत क्रमबद्ध, संगठित, छोटा और आसानी से समझा जा सकता है। देखिए, जो संश्लेषण विधि मेरा है, आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। इसका फार्मूला लिख दिए, इस पे हम वैल्यू पुट कर दिए, इसका आंसर हम निकाल दिए, तो ये मेरा क्या हो गया, सबसे आसान मेरे लिए। संश्लेषण विधि का लगभग लोग फार्मूले यूज करते हैं और रख के अपना सवाल सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका जो सिंथेटिक मेथड है, संश्लेषण विधि है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे अच्छे से कि संश्लेषण विधि क्या होता है, उसके उदाहरण क्या होते हैं। एक उदाहरण आप एग्जाम में दे करके आप आसानी से लिख लीजिएगा। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग इसके जानेंगे कि इसके गुण क्या होते हैं, इनके दोष क्या होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो संश्लेषण विधि है, इस संश्लेषण विधि के गुण क्या होते हैं और इस संश्लेषण विधि के दोष क्या होते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि संश्लेषण विधि के गुण क्या हैं। तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, जो हमारा संश्लेषण विधि है यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। और दूसरा हम देखेंगे तो इस विधि में समय और शक्ति की बचत होती है। क्या होती है, तो जो संश्लेषण विधि होता है, सिंथेटिक जो मेथड होता है, इसमें हमारे समय की, इसमें हमारे शक्ति की क्या हो जाती है, बचत हो जाती है। क्योंकि अगर हमको फार्मूला पता है, हमको अगर नियम सिद्धांत पता है, तो हम डायरेक्टली उस नियम सिद्धांत पे जो भी हमें क्रियाकलाप करना है या जो भी हमें सवाल को सॉल्व करना है, किसी भी चीज़ का उत्तर मुझे लाना है, उसको हम आसानी से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। हम उसमें आसान हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसमें छात्रों को सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होती है, या इसको हम कह सकते हैं कि संश्लेषण विधि में कोई भी बच्चा है वह स्वयं से कोई चीज़ नहीं सीखता है। उसमें उस बच्चे को स्वयं की तार्किक मतलब तर्क करने की या अधिक सोचने की उसकी ज़रूरत नहीं होती है। इसमें डायरेक्टली आपको फार्मूला है, सूत्र है, आप उसको रखेंगे, डायरेक्ट उसका आंसर आप निकाल लेंगे। तो वही चीज़ है कि इसमें छात्रों को सोचने समझने या तर्क करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है इस विधि में, संश्लेषण विधि में। चौथा हम देखेंगे कि इस विधि में छोटे और कमज़ोर छात्र भी लाभ उठा सकते हैं। कहने का मतलब इसका ये है कि मान लीजिए कि अगर आप कक्षा 8 की सवाल लगवा रहे हैं, अगर कक्षा 4 का, क्या नाम है, 6 का भी बच्चा है, 5 का भी क्लास का है बच्चा, तो वो भी क्या करेगा, अगर आपके सामने अगर सवाल है, उसको अगर फार्मूला मिल गया, नियम उसको पता चल गया, तो उस नियम फार्मूले पे सवाल को सॉल्व करेगा, उस पर अपना वैल्यू को रखेगा और आसानी से उसको सॉल्व कर सकता है। और कोई अगर कमज़ोर भी अगर छात्र है, बहुत ज़्यादा वो तार्किक क्षमता या उसका बहुत ज़्यादा वो सोचने वाला नहीं है, अपने से खुद से वो तर्क करने वाला नहीं है बच्चा, तो वो भी उसको आसानी से सीख सकता है या उस आसानी से फार्मूला रख के उस सवाल को लगा सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि इस विधि से छोटे और कमज़ोर छात्र भी लाभ उठा सकते हैं, इस विधि से अपने पाठ्यवस्तु का या अपने क्रियाकलाप का। अगला देखिए क्या कह रहा है,
कि इस विधि में छात्र को वास्तविक क्रियाओं को करने का अवसर प्राप्त होता है। इस विधि से, हम संश्लेषण विधि से, वह बच्चा, उसको ये लगता है कि मैं जो वास्तविक चीज़ें हैं या उस चीज़ को मैं सीख रहा हूँ या उस चीज़ को मैं जान रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट उसको अगर फार्मूला बता दीजिए आप तो वो आसानी से उसको सॉल्व कर लेगा, उसको बहुत मज़ा आता है, उसको लगता है कि नहीं हाँ ये हम जो भी कर रहे हैं बहुत सही है। क्योंकि ये सही नहीं है। अगर सच्चाई देखा जाए तो आपको, अगर बच्चा तर्क करता है, अपने से वो सोचता है, अपने से किसी नियम सिद्धांत की वो खोज करता है, तो वह तार्किक विधि या वह सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। लेकिन इसमें उस बच्चे को ऐसा लगता है कि वास्तविक क्रियाओं को करने का अवसर प्राप्त होता है या अवसर प्राप्त हो रहा है मुझे। अब आइए, जब किसी चीज़ के गुण होते हैं तो उसके दोष भी होते हैं, तो हम लोग इसके दोष को जान लेते हैं कि सबसे पहला इसके संश्लेषण विधि के दोष क्या हैं। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहला कि इस विधि में छात्र को रटने का सहारा लेना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि कोई फार्मूला है, कोई सूत्र है, उस बच्चे को अगर याद नहीं है तो वो सवाल वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, इसलिए उसकी मजबूरी हो जाती है, वो उसके लिए मतलब उसको सहारा लेना पड़ता है उस सूत्र की, उस सिद्धांत की, उस नियम की। जब तक से उसको वो नहीं जानेगा तब तक से वो सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएगा। इससे बच्चे होते क्या है, कभी कभी फार्मूला न याद होने से बच्चे परेशान हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, उससे भागने लगते हैं, ये सब तमाम तरह की समस्याएं आने लगती है। तो इससे जो होता है, जो छात्र, उसको रटने के लिए बल दिया जा सकता है, कर सकते हैं, या रटने का सहारा लेता है बच्चा। दूसरा देखिए क्या है कि इस विधि, यह विधि जो होती है वो सरल तो होती है लेकिन स्पष्ट नहीं होती है। यह विधि फार्मूले पे लगा करके आप नियम सिद्धांत जान रहे हैं तब तो आप आसानी से लगा लेंगे। तो यह विधि जो आपकी है वो सरल तो है, ऐसा नहीं कि वो सरल नहीं है, बहुत आसान हो जाती है। अगर आपको सब कुछ पता हो जाए, नियम पता हो जाए, सिद्धांत पता हो जाए, और कोई सवाल अगर आपको पेपर में दे दिया जाए या ऐसे भी दे दिया जाए तो आप उसको क्या करेंगे, आसानी से उसको आप जान लेते हैं। और तीसरा इसमें देखिए क्या है कि छात्र अपने प्रयास से ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं। कहने का इसका तात्पर्य है कि छात्र उसमें अपना जो है, अपना वो परिश्रम नहीं करता है, बल्कि वो करता क्या है। तो देखिए, यह जो विधि होती है इसमें छात्र जो होता है अपने, जो उनका जो प्रयास होता है, उनका जो ज्ञान होता है, वह नहीं, अपने प्रयास से वो ज्ञान को प्राप्त नहीं करता है जो बच्चा। उसमें होता क्या है कि वो जो नियम, वो जो सिद्धांत, जो सूत्र, फार्मूले जो दिए जाते हैं, उससे वह उस चीज़ को, अपने ज्ञान को जान पाता है। वो अगर फार्मूला याद है तब तो वो जान पाएगा, नहीं याद है तो वो नहीं जान पाएगा। इसमें बच्चा खुद के तर्क शक्ति से नहीं जान पाता है, खुद से ऐसा नहीं है कि वो कोई चीज़ को चिंतन किया या उसको वो जान पाया, ऐसा वो नहीं कर पाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि वह अपने प्रयास से ज्ञान प्राप्त नहीं करता है। या चौथा देखिए क्या है कि इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। अगर बच्चा अपने से तर्क करता है, चिंतन करता है, अपने से कोई चीज जानने का प्रयास करता है, तब तो वो ज्ञान उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए क्या रहेगा, अस्थायी रहेगा, कभी उसको भूलेगा नहीं। और ये विश्लेषण विधि होती है। लेकिन जो संश्लेषण विधि हमारी होती है इसमें अस्थायी ज्ञान होता है। अभी पता चला किसी और मतलब कोई सवाल अगर आपको है तो उस सवाल, उस क्वेश्चन के लिए आपका कोई और सूत्र लग रहा है, दूसरे क्वेश्चन के लिए आपको कोई और सूत्र लग रहा है। तो अलग अलग मतलब क्वेश्चन या अलग अलग आपको अगर है तो उसमें आपको अलग अलग फार्मूले लगते हैं। और अगर फार्मूले आपको याद है तब तो ठीक है, और नहीं याद है तो आप भूल जाएंगे। तो ये आपका अस्थायी हो जाता है। बच्चे को फार्मूला मैक्सिमम याद नहीं रह पाता है, इसलिए वह हमेशा के लिए वो याद सवाल नहीं रह पाती है, वो भूल जाता है। तो इसीलिए यह जो विधि होती है इससे जो प्राप्त जो ज्ञान होता है वह अस्थायी न होकर के यह अस्थायी होता है। समझ रहे हैं कि आप लोग को एक एक चीजें, सभी चीजें क्या है आपको समझ में आ गई होगी कि विश्लेषण विधि क्या होती है और संश्लेषण विधि क्या होती है। तो अगर आपको समझ में आ गई है तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दिया करिए। पांचवा देखिए क्या कह रहा है कि इस विधि में छात्र अध्यापक या पाठ्य वस्तु मतलब पुस्तक पर निर्भर रहता है। इसका कहने का ये मतलब है कि जो हमारा संश्लेषण विधि है, इस संश्लेषण विधि का जो छात्र होगा या संश्लेषण विधि के द्वारा जो छात्र होता है वह छात्र या तो अध्यापक पर निर्भर होता है कि अध्यापक हमें फार्मूला, सूत्र, नियम जब बताएंगे तब हम सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, और या तो पाठ्य पुस्तक को पढ़ने का प्रयास करता है और लेकिन वो पाठ्य पुस्तक से वो बहुत सारी चीज़ें वो अर्जन नहीं कर पाता है और उसको मजबूरी में या उसको कहा जाए तो वो बच्चा परेशान हो जाता है और लास्ट में छोड़ देता है, भाग जाता है। मैक्सिमम ये गणित में मैक्सिमम चीज़ें होती हैं कि फार्मूले, सूत्र जाते जाते कुछ ज़्यादा उसको रटना पड़ता है या कुछ ज़्यादा तर्क उसमें लगाना पड़ता है, कभी कभी बच्चा उससे उब जाता है। ये चीज़ यहाँ पे है कि उसको या तो अध्यापक पर निर्भर होना पड़ता है या तो पाठ्य वस्तु पर निर्भर रहना पड़ता है। उस बच्चा जब तक से कोई टीचर उसको नहीं समझाएगा तब तक से वो सवाल नहीं लगा पाता है, अपने से वो समझ नहीं पाता है। तो ये चीज़ आपकी रही संश्लेषण विधि। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और इसका आप एक एक नोट्स आप बनाते हुए चलिए, ताकि इससे आपका होगा क्या कि जब आप नोट्स जब बनाएंगे तो आपको पेपर के समय में आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी। और पेपर होता क्या है कि मोबाइल से मैं बार बार कहता हूं कि मोबाइल से अगर आप बार बार पढ़ रहे हैं या ज़्यादा समय अगर आप मोबाइल पे दे रहे हैं तो आपके कहीं ना कहीं मानसिक जो क्षति होती है, आपको जो दिमाग होता है वो भी सोचने समझने की क्षमता, या धीरे धीरे आप जल्दी से जल्दी उसको, जितना तेज तो आप मोबाइल से पढ़ के याद कर पाते हैं उतना जल्दी उसको क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं। तो इसलिए आप कॉपी किताब का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया करिए, नोट्स आप जरूर बना लिया करिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, विश्लेषण और संश्लेषण विधि अगर आपको समझ में आ गई हो, आपको विश्लेषण विधि अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में आप जाकर के उसको प्लेलिस्ट में आप जब जाएंगे तो आपको मिल जाएगी कि विश्लेषण विधि क्या होती है। और विश्लेषण विधि देखने के बाद ही आप संश्लेषण देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी। मैं बार बार बोल रहा हूं। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।